अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 मई 2022 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 63 के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त दो हेयरिंग्स थी। एक इलेक्शन कमीशन के सामने थी MPS के हवाले से, और दूसरी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। दोनों ही में पेश हुआ, तफसीलात बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा गवर्नर के हवाले से बता दें। गवर्नर को हटाने का एक गैर कानूनी और इलीगल नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीज़न की तरफ जारी किया। उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, ना वफाकी हुकूमत को गवर्नर को हटाने का इख्तियार मौजूद है। और मैंने आपको ट्वीट बैकग्राउंड पर अगर चल सका तो ठीक है, बहरहाल मैं बता चुका हूँ आपको 2 दिन पहले आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत वहाँ स्वाबदीद है, प्लेयर है, उसकी खुशनुदी है सदर पाकिस्तान की। वफाकी हुकूमत कहाँ से आ गई? आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत तो है कि वहाँ वज़ीर आज़म की अप्रूवल के साथ, वज़ीर आज़म की अपना मर्ज़ी के साथ अब सदर ने तैनात करना है गवर्नर को, लेकिन हटाने के हवाले से ये नहीं है। और हटाने के हवाले से प्लेयर कई बार देखा तो ये स्टिग्मा है, यानी गवर्नर को अगर हटाना है, कोई टेन्योर तो दिया नहीं हुआ। अब अगर आप हटाना है तो आपके पास आप लगाया, सोच समझ के लगाया ना इस बात को। अगर आप हटाने लगे हैं तो हटाने के लिए जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं है। और यही सदर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बातें उन्होंने कर दी, सफाई के साथ, कि ये हैं वो रीजंस। आप ऐसे नहीं जिसका दिल चाहे मुंह उठा के हटा दें आप। और कमाल की बात है, अभी पहला गवर्नर हटा नहीं, बलीगुर रहमान का नया गवर्नर का नाम आप ऐसे उठाकर फेंक दिया, कुछ समरी भी मूव कर दी, उस समरी की कोई हैसियत नहीं है। पहले जब गवर्नर की जगह खाली होगी तो फिर तैनात होगा वहाँ पर गवर्नर। जगह खाली नहीं, और वो खाली हो ही नहीं सकती जब तक सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 101 के तहत, अच्छा ये रिव्यूज करने की कोशिश की जाती है आइन के आर्टिकल 48 के तहत। तो 48 के तहत तो एक समरी है, कोई आप डिटेल भिजवाते हैं जो सदर के, जो वजीर आजम अपना की स्वाबदीद के हवाले से वजीर आजम ने भिजवाना है, उनकी कंसल्टेशन के हवाले से ये बात है, तो वो मामले की बयानी है। तो यहाँ तो है ही नहीं, हटाने के हवाले से तो है ही नहीं। वो 48 की समरी भिजवाई, एतराज लगे उसके ऊपर 15 दिन का, 10 दिन का, और वो भी कमाल की बात है। और भाई वो तो 10 तारीख को खत्म होना था, इन्होंने रात के अंधेरे में वो गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया रिमूवल का, और चीफ अपना स्पीकर को एक्टिंग गवर्नर के तौर पर तैनात कर दिया कि ये अपना स्पीकर की इस अहदे का हलफ ले। स्पीकर तो मसारे का मामले को गैर आइनी और गैर कानूनी बनती है। गवर्नर भी जो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हैं। इस वक्त गवर्नर आज भी हैं, ज़बरदस्ती गवर्नर उस पर कब्जा किया हुआ है। इस पर कल किसी वक्त भी कोई ना कोई कार्रवाई कानूनी हो सकती है, और हो सकता है इसमें हमजा या बाकी लोग जितने भी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं या बाकी लोग हैं, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आने वाले वक्त में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएगी, और फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों को क्लियर बता दी है मैं ट्वीट भी बैकग्राउंड पे अगर चल सका, लेकिन ये मैं बातें आपको वजाहत के तौर पर बता चुका हूँ। अब आती हैं, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के सामने थी हेयरिंग। MNS की तरफ से रीजॉइंडर फाइल किया गया, वहाँ दरख्वास्त दी गई कि कुछ शहादतें रिकॉर्ड पे रखनी हैं, और उसमें बताया गया कि वो पब्लिक हैं, अखबारी कटिंग्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और 3 लोगों की स्टेटमेंट है वो के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब और महला आमिर कियानी साहब के हवाले से। और इस पर नूर आलम वगैरह बाकी लोगों ने एतराज़, इनके वकील सारे एक ही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इकट्ठे ही चूज़ किए हुए हैं, और उन्हीं को सामने रख के वो अपना काम चलाना चाहती हैं। इस पर डिटेल बहस हुई है, इस पर फैसला रिज़र्व कर लिया था, वो शायद कल आ जाए। हेयरिंग जो है ये कल के लिए MNS के लिए अर्जन हुई है। बाकी मामला है जो MPA के हवाले से है वो जुमे के लिए 13 तारीख है। हालांकि उस पर बड़ी बहस मैंने जवाब फाइल की है। जवाब लीगल इन्फॉर्मेटिव हैं, लीगल इन्फॉर्मेट यानी शोकाज नहीं मिला, पार्टी डायरेक्शन नहीं मिली, हमें जो है ना पार्टी की डेक्लेरेशन नहीं मिली, मेक नो डिफरेंस, मान नहीं है सारा कुछ। अगर नहीं भी मिला, डिफेक्शन तो कर दी है ना, वोट आपने डाल दिया। वोट अगर ना डालते तो फिर डिफेक्शन का बिल्कुल यकीनन ही आपका केस बनता था, लेकिन जब आपने वोट डाल दिया, और मैंने बताया वहाँ कि 197 वोट, इनके पास तो वोट ही नहीं है इतने। अगर ये मुंतखब हुए तो 25 निकाल दें, यहाँ से 172 वोट है, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं करना। इलेक्शन कमीशन में एविडेंस सारी मौजूद है, रिकॉर्ड पर, ये साबित करें कि इन्होंने वोट नहीं डाला, फिर डिफेक्शन का कानून का इतलाक नहीं होगा, वरना तो डिफेक्शन के कानून का इतलाक होना है और हो के रहना है। ये वो सारी बातें हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर रहा है कि वो उन्होंने एक तरह का इंप्रेशन दिया कि हम 19 तारीख तक या 20 तारीख तक हमारे पास वक्त है, हम उस वक्त तक कर सकते हैं। लेकिन ये
अल्टीमेटली ये डेडलाइन है, इस यानी यहाँ तक आपने करना। इसका मतलब ये नहीं आप 2 दिन में भी कर सकते, 4 दिन में, 6 दिन में, 30 दिन तक तो टाइम दिया, मैक्सिमम की बात है। तो इसमें खींच के अगर ले जाना चाहे तो ये किसी जगह बदनीति का एलिमेंट किसी पार्टी का आ सकता है, लेकिन यहाँ तो बड़ी वादे तौर पर ये बता दिया, इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस भी रख दिया। और फिर जब वो एडजर्न कर रहे थे तो मैंने कहा फिर इनके जो मेंबर्स हैं इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाए। जो MP है वो डिफेक्शन कर चुके हैं, सिर्फ डेक्लेरेशन ही दे रही है और फिर फैसला करना है, डिफेक्शन तो हो गई है, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाए। अगर इलेक्शन कमीशन इसको एडजर्न, हमारी तरफ से कोई एडजर्नमेंट नहीं थी, सवाल मैं बता दें आपको, हमारी तरफ से कोई एडजर्नमेंट नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने समाज जो है ना वो 12 मई के लिए मुलतवी सुप्रीम है। लग यही रहा शायद अपना के आर्टिकल 63 एक, और ये मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं कल रखूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो डिफेक्शन के हवाले से केस है, बड़ी तफसीली बात शुरू हुई। बाबर अवान साहब ने आपने आर्गूमेंट कंक्लूड किए, उन्होंने नाहली के हवाले से बात की कि नाहली इनकी ताउम्र होगी, पार्टी डायरेक्शन को वायलेट करेंगे तो ना आपको उसके कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे, मुख्तलिफ जजमेंट्स के कुछ में टाइम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आप ना दहिंदा हैं तो ना दहिंदा का थोड़ा सा एक टाइम है, वक्त है, जितना भी वक्त है, यानी आप अगर पैसे दे देते हैं तो ना दहिंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर डिफ़ॉल्ट है पैसे अदाई कर जाए, लेकिन ये जो मामला है ना ये नहीं ख़त्म होगी, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। 63(1)G के हवाले से अदालत ने बताया कि देखें वहाँ क्या लिखा है, इंटेग्रिटी सिक्योर, और लिखा हुआ है तौहीनी अदालत, इससे सख्त सज़ा है डिफेक्शन होना। इस हवाले से तो बताया कि नहीं, डिफेक्शन तो है ही अमानत में ख़यानत करना। ये वो सारी चीज़ें हैं जनाब बाबर अवान साहब ने अदालत के सामने रखी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैंने आर्गूमेंट स्टार्ट किए कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से, सूरह बकरा से, आले इमरान से और अल-अराफ से, अमानत में ख़यानत के हवाले से। रब्बे पाक ने अमानत में ख़यानत करने की कितनी सख्त सज़ा दी है। और मैंने जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जब जज थे समीउल्लाह बलोच में ये तय कर दिया, 62(1)G के हवाले से बता दिया, वाज़े कर दिया कि ये तो ताहयात नाहली है। मैंने अदालत की तवज्जो 62(1)D की तरफ और 1E की तरफ भी तवज्जो दिलाई। गुड मॉरल कैरेक्टर, इस्लामिक इंजेक्शंस, उन सबको मानना है। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना कि इसका मुस्लिम के क्या इतलाक़ है, मैंने कहा इसका मुस्लिम पे इतलाक़ नहीं, 63 सब आर्टिकल 2 जो है उसके अंदर ये चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी हुई हैं, इसका इतलाक़ वहाँ तो नहीं होगा। वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वहाँ यानी नॉन मुस्लिम, लेकिन वहाँ भी बात बड़ी वाज़े तौर पर गुड रेपुटेशन, मॉरल रेपुटेशन की बात हुई है, वहाँ मॉरल रेपुटेशन की बात हुई है। फिर मैं तारीख़ के झरोखे में ले गया कि पहले अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पहले 4 वज़ीर-ए-आज़म को जगह पर दीगरे घर भेज दिया गया, क्या रह गया, और वहाँ रोका गया डिफेक्शन नहीं होनी। यहाँ बताया गया कि यहाँ पहले डिफेक्शन हो सकती थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता था, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लास 21 और 23 सामने रखे कि नहीं अब नहीं हो सकती। यहाँ रोका है, यहाँ पार्टी की रिप्रेजेंटेशन को आपने उसकी इज्जत करनी है, तौकीर आपको वो बहाल करना है, और फ्लोर क्रॉसिंग और डिफेक्शन आपने होने नहीं देनी है। अगर आप हों देंगे तो फिर तो बेसिक आ गई। फिर मैं इसको हलफ के साथ लेके गया और आइन का दिबाचा पड़ा कि हाकिमी तरह रब्बे पाक के पास है, उसके चूजर रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो तो अमीन होंगे, मानदार होंगे तो चल सकेगा, वरना तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। और साथ मैंने अदालत के सामने मैंने 227 की बात की कि हमने जितने भी हैं, मैं दीन इस्लाम की बात अपनी जगह पर मौजूद है, मैं पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटल वैल्यूज़ है। वहाँ तो 1 पॉइंट की करप्शन और इंग्लैंड के अंदर तो वो सीटें छोड़ दिया था। यहाँ क्या है, यहाँ नाहली हो गई है नवाज शरीफ के केस के हवाले से। 62(1)G वो फिर मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई आपको नदामत नहीं है यहाँ पर। ये सारी बातें अदालत के सामने रखी और अदालत को फिर मैंने कि इस पर वोट ही काउंट नहीं होगा, ठीक है ना जी, ये आउटकम ऑफ जो है ना पॉइजनस ट्री है, जहर आलूदा दरख्त के फल है ये, तो वो तो जहर आलूदा दरख्त है ना, तो नहीं हो सकता। इस पर मैंने कल और अदालत की असिस्टेंस करनी है, इंग्लिश लॉ बाकी चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर हैं, वो अदालत के सामने मैं रखूँगा। आज मैंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ये अमीन होना, ये सारी बातें अदालत चाहती है इस सारे मामले को समझने के हवाले से। आप और जिस तरह पॉइंट लेके आए ये डिफरेंट एंगल है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद है। जहाँ मैंने एक और बात तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात बताएं तो वहाँ तो आपको कोई नहीं लिखा हुआ कि जनाब उसने करप्शन लिया या ऐसा लिया। जस्टिस जाजुल हसन की तरफ से वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स थे कि भाई ये करप्शन रोक नहीं है, हमने कोई बंदा आया पैसे के लिए। मैंने बताया, मैंने आर्टिकल 17 की बात की कि मुल्क की सालमियत के ऊपर
और पैसा लेके एक बंदा आए और पैसा लेके वोट तोड़ दे, आपको अगर आपने डिफेक्शन करनी भी है, डिफेक्शन मैंने कहा नहीं हो नहीं सकती, आइन का आर्टिकल 63 डिफेक्शन की इजाजत नहीं देता, ये रोकता है, ये सेफ्टी वॉल्व है। ये भी अदालत को बताया मैंने कहा यही तो सहारा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्या शक्ल देखे, शक्ल अच्छी नहीं लगी, या मुझे फंड में मेरे हक में फंड नहीं दिए आपको, ये तो कोई वजूहत नहीं। हाँ वजूहत दी हुई हैं, वो आइन के आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 91(7) में, आर्टिकल 93 में। मैंने वो मेजॉरिटी की बात है, पार्टी के अंदर से मेजॉरिटी लोग अगर उठे तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। लेकिन चंद लोग उठ के कहेंगे डिफेंस में, वो भी पैसे लेकर, तो ये तो कभी नहीं, ये तो निज़ाम की स्टेबिलिटी नहीं है। निज़ाम की स्टेबिलिटी हमें चाहिए, और निज़ाम की स्टेबिलिटी के हमें ऐसा निज़ाम चाहिए, जमहूरियत बहाल चाहिए। और मैंने फिर अदालत के सामने बताया, मैं क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 93 के 2 हिस्से हैं। पहले करारदाद पास होनी है 20% ने, वो पास हो गया, आगे चलेगी तो नो कॉन्फिडेंस आएगा। और उसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 95 के हवाले, 93(1) के हवाले से 20%। और उसमें मैंने फिर रूल 37 पढ़ा के बताया कि रूल 37 में लिखा है कि पहले लीव मिलनी है, लीव मिल के मैंने बताया डिस्कशन होनी है, गुफ्तगू होनी, वहां बताना है, वहां केस लेकर डाउन करना है कि हम इसलिए हटाना चाहते हैं, तो मैं तुम्हारा हम इसलिए लाना चाहते हैं, वहां केस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपको। जब वो आप एस्टैब्लिश कर देंगे, फिर असेंबली वो करारदाद पास करेगी, फिर जाएंगे आप सिंपल मेजॉरिटी की तरफ, अदम एतमाद तब होगा। वो जब वो जस्टिफिकेशन का नहीं है, डिस्कशन नहीं है, तो आप आगे चल नहीं सकती हैं। तो ये सारे वो मामले हैं जिस पर बहस होनी है, जिस पर बहस होनी है। यहां हम ईमानदारी की बात करना चाहते हैं, इस मुल्क से ये करप्शन खत्म करना है, इस नासूर को खत्म करना है, इस कैंसर को खत्म करना है। और मामला तो अदालतों के पास है ना, अदालतों ने इंटरप्रिटेशन करनी है। मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये डिफेक्शन हो नहीं सकती, ये वोट काउंट नहीं होगा। डाल दिया वोट, उसका रास्ता गया, पूछा अदालत ने, मैं कहा जी वो इस्तीफा दे, जमीर जागा इस्तीफा दे, घर जाए, वोट क्यों डालना है उसने। जब उसने वोट डाल दिया तो उसने वो सेकंड क्लॉज में आ गया, इस्तीफे वाली भूल गई, उसने जानबूझ के चुन लिया कि मुझे ये रास्ता इख्तियार करना है। जब वो रास्ता इख्तियार करेगा तो वो तो कानूनन नहीं कर सकता, वो तो ज़हर-ए-लुद्दा दरख्त का फल है। तो उसने खुद चूज़ किया, वोट काउंट नहीं होगा, साथ साथ उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा फॉर अ लाइफ भी हो सकती है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड भी हो सकती है। जैसे जमाल मंदोखल ने मुझसे पूछा कि इस हवाले से आज़ाद का क्या होगा, मैं क्या आज़ाद मुंतखब हुआ है, आज़ाद बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज़ाद जैसे ही पार्टी में आएंगे, उसे आर्टिकल 63A का पता है, 63A के बावजूद वो आया है, तो वो तो सारे कॉन्सिक्वेंस लेके आया, वो तो हलफ लेके आया, हलफ लेके आया। मैंने कहा यहाँ तो ये हाल ही है कि जिन्होंने अदम एतमाद में वोट डाला, उन्होंने तो कुरान पे हलफ दे दिए, कुरान पे हलफ दे लिए। यहाँ कौन सी ईमानदारी रहेगी। ईमानदारी के प्रिंसिपल करने हैं। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जुरिस्प्रूडेंस हद तक डेवलप हो गई है। कल 15 मिनट का टाइम दिया है, कल कोशिश करूँगा 15 मिनट में मैं अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।